अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नदीम सैफ। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आपके लिए है। अगर आप तुर्की में वर्क परमिट, बिज़नेस करना या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इसी हवाले से मज़ीद हम बताने जा रहे हैं जनाब तौसीफ़ अहमद, बहुत ही डिटेल में। तो मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तौसीफ़ अहमद है और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ पाक तुर्क इंटरनेशनल का। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि अगर आप तुर्की में सेटल होना चाहते हैं या तुर्की में कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको ये आगाह करता चलूँ कि माजी में पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से बहुत ज़्यादा लोग इस तरह से आते रहे हैं तुर्की में कि वो सिंपल वहाँ से विज़िट वीज़ा लेके आते थे और यहाँ पे टूरिज़म बुनियादों के ऊपर रेजिडेंस परमिट ले लेते थे और फिर यहाँ रहते हुए कोई ना कोई जॉब तलाश कर लेते थे या कुछ बिज़नेस कर लेते थे। और अब आके गुज़िश्ता कुछ अरसे से तकरीबन 6 माह 1 साल से तुर्क गवर्नमेंट ने इस ऑप्शन को महदूद कर दिया है। ऑफिशियली उन्होंने इसको बैन नहीं किया, ख़त्म नहीं किया, लेकिन अमलन ये हो रहा है कि जो लोग आ रहे हैं और वो उसको अप्लाई कर रहे हैं लेकिन तुर्क गवर्नमेंट उनको रेजिडेंस परमिट नहीं दे रही। तो ऐसे अफराद के जो एजेंट्स के ज़रिए से या मुख्तलिफ़ लोगों से ये सुन के कि ठीक है जी हम अपना टूरिस्ट वीज़ा लेके चले जाएंगे और फिर हम वहाँ जाके रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर लेंगे, ऐसे तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश ये है कि वो इस तरह की कोई चीज़ प्लान करके तुर्की तशरीफ़ ना लाएँ। अब हम आ जाते हैं कि ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शंस, दो बड़ी ऑप्शंस हैं। एक है रियल एस्टेट के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, और एक है बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट के हवाले से। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पास अगेन दो ऑप्शंस हैं। नंबर 1 ये है कि अगर आप $4 लाख की प्रॉपर्टी बाई करते हैं तो आप सिटीज़नशिप ले सकते हैं। उसकी मज़ीद आगे डिटेल में हम जा सकते हैं। और दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास $4 लाख नहीं हैं तो आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट से, यानी आप कह सकते हैं कि इस्तांबुल जैसे बड़े शहरों के अंदर $75,000 और इस्तांबुल से बाहर जो छोटे शहर हैं जैसे यालोवा है, इज़मित है, कोजाइली है, जो इस्तांबुल के करीब भी हैं, रीच में भी हैं, तो वहाँ पे आप $50,000 की प्रॉपर्टी बाय करें तो आप यहाँ पे रेजिडेंस परमिट ले सकते हैं। जब आप रेजिडेंस परमिट ले लेते हैं, आपकी पूरी फैमिली का इन दोनों बुनियादों के ऊपर रेजिडेंस हो जाता है, तो फिर आप यहाँ पे अपने बच्चों को तालीम भी दिलवा सकते हैं, सेहत की सहूलियात भी, सोशल सहूलियात जितनी हैं वो भी इंजॉय कर सकते हैं, और यहाँ पे आप फिर कुछ ना कुछ जॉब या बिज़नेस भी कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी के हवाले से दो बड़ी मेन जो बुनियादें हैं आने की बेसिस हैं वो मैंने आपसे शेयर कर ली कि अगर आपके पास $4 लाख हैं तो आप सीधा सिटीज़नशिप की तरफ जाएंगे, और अगर आपके पास $4 लाख नहीं है, उससे कम सरमाया है, कोई भी है, यानी 1 लाख है, 2 लाख है, मिनिमम मैंने आपको बता दिया कि 50,000 छोटे शहरों के अंदर और $75,000 बड़े शहरों के अंदर। ये अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट मौजूद है, आप यहाँ तशरीफ़ लाएंगे, अपनी मर्ज़ी की प्रॉपर्टी चेक करेंगे, देखेंगे, पसंद करेंगे, पसंद करने के बाद वो आपके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी, और प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होने के बाद फिर आप रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करेंगे, जो कि आपको शुरू में 1 साल का मिल सकता है, फिर आप उसको 2 साल का भी अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म रेजिडेंस परमिट उसको कहते हैं, शॉर्ट में उसको TRC भी कहते हैं। तो ये TRC जब आपके पास आ जाएगी तो फिर आप यहाँ रहते हुए कोई जॉब भी तलाश कर सकते हैं या कोई अपना बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं और आप यहाँ पे रह सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं जी दूसरी ऑप्शन, बड़ी ऑप्शन क्या है। दूसरी बड़ी ऑप्शन है हमारे पास बिज़नेस इस्टेब्लिश करने की। अगर आपके पास प्रॉपर्टी बाय करने का भी सरमाया नहीं है, यानी $50,000 भी नहीं है, $75,000 भी नहीं है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप सिंपल वहाँ से बेहतर ये है कि आप वहाँ से बिज़नेस विज़िट वीज़ा किसी तरह से अप्लाई करके आएँ। अगर आपके पास बिज़नेस विज़िट होता है तो ये चैनल ज़रा आसान हो जाएगा, लेकिन अगर आप टूरिस्ट वीज़ा भी लेके आते हैं, टूरिस्ट विज़िट वीज़ा भी लेके आते हैं, तो फिर भी आप आके यहाँ पे एक कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं, अपना इंडिपेंडेंट ऑफिस बना सकते हैं, या आगाज़ में आप शेयरिंग ऑफिस या वर्चुअल ऑफिस के साथ इसका आगाज़ कर सकते हैं। और फिर जब आप बुनियादी आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप कंपनी रजिस्टर करवा लेते हैं, तो उसके बाद आप यहाँ पे मुख्तलिफ़ जो अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं काम के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, उनके अंदर भी किस्मत आज़माई कर सकते हैं।
अब कंपनी रजिस्टर कराने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप 1 से लेके 50 तक पार्टनर्स हो सकते हैं। मिनिमम जो सरमाया चाहिए वो 10,000 टर्किश लीरा है, और उसके लिए आपको एक ऑफिस चाहिए, आपको एक अकाउंटेंट चाहिए, और आपका एक कंपनी नाम होना चाहिए। जो भी आप सजेस्ट करेंगे वो यहाँ से सर्च किया जा सकता है कि वो अवेलेबल है या नहीं है। और फिर उसके बाद आप एक्टिविटीज़ बताएंगे कि ये कंपनी कौन सी एक्टिविटीज़ करेगी। तो जब ये सारी चीज़ें आप डिसाइड कर लेते हैं कि कितने शेयर होल्डर्स होंगे, कितना सरमाया होगा, और क्या एक्टिविटीज़ करेंगे, क्या कंपनी का नाम होगा, और कहाँ पे हमने ऑफ़िस बनाना है, आया कि हमने अपना इंडिपेंडेंट ऑफ़िस बनाना है या हमने वर्चुअल ऑफ़िस से स्टार्ट करना है, तो उसके बाद फिर आपका जो कंसल्टेंट है वो इसको प्रोसेस को शुरू करेगा, और विद इन 7 to 10 वर्किंग डेज़ जो है वो आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाएगी। कंपनी रजिस्टर होने के बाद आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। आपको सबसे जो अच्छी बात यह है कि जैसे अरब कंट्रीज़ के अंदर कफ़ील या अरबाब वाला सिस्टम होता है, इस तरह का कोई सिस्टम तुर्की के अंदर मौजूद नहीं है। डायरेक्ट आपके पासपोर्ट के ऊपर कंपनी रजिस्टर होती है और आप अपने काम का आगाज़ कर सकते हैं। आपको ज़ाहिर है एक टैक्स सिस्टम से गुजरना पड़ता है, वो आपको समझाया जा सकता है कि वो टैक्स सिस्टम क्या है, और उसके बाद फिर अगर आप लीगली काम करते रहते हैं, कंपनी आपकी वर्किंग में रहती है, तो आप इस कंपनी की बुनियाद पे रेजिडेंस परमिट और वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। आजकल थोड़ी सी चीज़ें जैसा मैंने पहले अर्ज़ की कि मुश्किल हो रही हैं इन सारी चीज़ों के हवाले से, लेकिन फिर भी अगर आप मशवरा करके आएँ और पूरा एक हम प्लान करके केसेस तैयार करें, तो इसमें चांसेस मौजूद हैं कि आपको रेजिडेंस परमिट भी मिल जाए और वर्क परमिट भी मिल जाए। अब हम आते हैं कि इस कंपनी के एक्सपेंसेस क्या होंगे, कितने में कंपनी रजिस्टर होगी, और उसके फिर रनिंग अखराजात जो हैं वो क्या होंगे। देखें, कंपनी आगाज़ करने के लिए, कंपनी ओपन करने के लिए फ़र्स्ट टाइम वन टाइम जो उसकी कॉस्ट है वो $1500 $1600 के करीब आपको पे करनी पड़ेगी। उसमें आपकी सारी जो गवर्नमेंट की फ़ीसें हैं, नोटराइजेशन होती है, ट्रांसलेशन होती है, आपकी जो है वो और जितनी भी सर्विसेज हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं, लॉयर ऐड करना है, अकाउंटेंट हायर करना है, वो सारी की सारी सर्विसेज इस $1500-1600 के अंदर मौजूद होती हैं। उसके बाद आ जाए इसके रनिंग एक्सपेंसेस के ऊपर। आपको अगर वर्चुअल ऑफिस के साथ आप आगाज़ करते हैं कि जहां किसी एक जगह पे सिर्फ आपका एड्रेस रजिस्टर होता है, तो आपको इस सेटअप के लिए कम से कम आपको $1500 से $2000 जो हैं वो आपके पास 1 साल का एक्सपेंस कंपनी का मौजूद होना चाहिए। तो यूँ समझ लें कि इन टोटल पहले साल की कंपनी के रनिंग एक्सपेंसेस और कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट के जो एक्सपेंसेस हैं वो राउंड अबाउट कोई $3000 जो हैं वो आपके पास मौजूद होने चाहिए। अगर आपके पास सिर्फ $3000 हैं और कुछ आपका यहाँ पे लिविंग का एक्सपेंस आपकी जेब में मौजूद है, तो आप तुर्की तशरीफ़ ला सकते हैं और यहाँ पे बिज़नेस की जो है एक कोशिश कर सकते हैं, किस्मत आजमाई कर सकते हैं, और तुर्की आपको वेलकम करेगा। अच्छा जी, इसके बाद तीसरा हिस्सा मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे दोस्त मुझसे एज एन कंसल्टेंट सवालात करते हैं कि तुर्की में बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, क्या हम काम कर सकते हैं और कितने पैसों से कर सकते हैं। देखें, कोई थंब रूल नहीं होता कि कोई काम करने का इतना सरमाया आपके पास हो तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक ही अगर फ़र्ज़ करें आप छोटा सा रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं तो वो आप $1 लाख में भी बना सकते हैं, और एक रेस्टोरेंट आप $1 मिलियन में भी बना सकते हैं, और $10 मिलियन में भी बना सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके पास कितना सरमाया मौजूद है और आपकी अपनी सलाहियत क्या है, आपका माजी का तजर्बा क्या है, आप क्या काम आसानी के साथ कर सकते हैं। उसको देख के फिर हम ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो उनको एनालाइज़ कर सकते हैं, उनको शॉट डाउन कर सकते हैं और कोई एक डिसीजन ले सकते हैं कि हमने ये काम करना है। बुनियादी तौर पे ये हमसे पूछने वाला सवाल नहीं होता कि तुर्की में क्या बिज़नेस किया जा सकता है और कितने पैसे के साथ किया जा सकता है। बुनियादी तौर पे ये आपने अपनी जेब को देखना होता है कि आपके पास कितना सरमाया मौजूद है, तो उसके बाद फिर हम आपको गाइड कर सकते हैं कि अच्छा जी, आपके पास इतने पैसे मौजूद हैं, इतने पैसों के अंदर ये काम किया जा सकता है। यानी बहुत अच्छा एक मॉडल है। मैं शुरू में ही उसी को डिस्कस कर लेता हूँ कि आज की दुनिया में बहुत सारे लोग इस तरह से कर रहे हैं कि आपके पास सिर्फ बुनियादी तौर पे एक कंपनी रजिस्टर्ड हो, चाहे एक वर्चुअल ऑफिस मौजूद हो, तो बेशुमार ऐसे काम हैं
कि जो आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप आएंगे, बैठेंगे, हम आपको उस हवाले से भी गाइड कर सकते हैं, जैसे सर्विसेज का काम है या ट्रेडिंग के अंदर मिडल मैन का किरदार है, ब्रोकर का किरदार है। तो ये आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपके पास सलाहियत होनी चाहिए। आपको अगर इंग्लिश आती है बहुत अच्छी बात है, अगर आप कुछ ना कुछ टर्किश सीख के आएँ और मज़ीद अच्छी बात है, और यहाँ आके अगर आप टर्की सीख लेंगे तो यहाँ पे बिज़नेस करना मज़ीद आपके लिए आसान हो जाएगा। अब हम एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखते हैं कि ओवरऑल अगर हम आ ही जाएं इस चीज़ के ऊपर कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं तुर्की के अंदर, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखें, एक बिज़नेस को आप 3 बड़े सेक्टर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक बिज़नेसमैन या तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा होता है, प्रोडक्शन कर रहा होता है, या वो ट्रेडिंग कर रहा होता है, तिजारत कर रहा होता है, और या वो सर्विसेज डिलीवर कर रहा होता है। यानी कोई भी बिज़नेस है, आप किसी एक सेक्टर के अंदर वो फॉल करता होगा। तो तुर्की में इस वक्त इन तीनों सेक्टर्स के हवाले से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं एक एक्सपैट के लिए, एक फॉरेनर के लिए, कि वो आए और यहाँ पे इन तीनों सेक्टर्स के अंदर मेहनत करके, काम करके अपना एक मुकाम बना सकता है और अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश कर सकता है। बुनियादी तौर पे किसी भी मुल्क के अंदर जो एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी चाहिए होती है किसी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए और उसको ग्रो करने के लिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह तुर्की के अंदर मौजूद है। यहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बिल्कुल मुसलसल जाती हैं, तसलसल के साथ इम्प्लीमेंट होती हैं, और हिप हैज़र्ड्स नहीं है कि आज ये पॉलिसी थी, कल ये हो गई, परसों वो हो गई। तो इस तरह की अनस्टेबिलिटी के अंदर एक बिज़नेस जो है वो इस्टेब्लिश नहीं हो सकता, ग्रो नहीं कर सकता। तो ओवरऑल जो बिज़नेस कल्चर है कि गवर्नमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करती है, यहाँ पे ख़ुद जो लोगों का बिज़नेस का स्टाइल है वो बहुत अच्छा है, कोऑपरेटिव हैं, मददगार हैं, हेल्प करने वाले हैं। तो ये बेस्ट टाइम है मेरे ख्याल से कि अगर आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं और आप निकलना चाह रहे हैं अपने मुल्क से और तुर्की में आना चाह रहे हैं और यहाँ आके कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, तो इन तीनों सेक्टर्स के अंदर आप आके कोई ना कोई छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा जो सेटअप है वो आप बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि जी आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। मैं ये मुहावरतन नहीं कहूँगा, हकीकत में तुर्की इस वक्त एक सुई से लेके जहाज़ तक, फाइटर ड्रोन तक हर चीज़ बना रहा है। यानी इससे अच्छी और क्या आपको सहूलत चाहिए कि आप किसी भी शहर में चले जाएं। हर शहर के अंदर इंडस्ट्रियल जोन्स बने हुए हैं, वहाँ पे बिजली, पानी, गैस, सीवरेज, रोड्स, रॉ मटेरियल, लेबॉर्ट्रीज़, सर्टिफिकेट्स देने वाले इदारे, ताउन करने वाले इदारे जो आपकी एक्सपोर्ट में आपकी हेल्प करें, और आपको स्किल्ड लेबर चाहिए, आपको जो जो सहूलियात आपको चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, हर चीज़ आपको आपके डोर स्टेप पे मिलने के लिए मौजूद है। यानी इससे ज़्यादा फेवरेबल इंडस्ट्री के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए हालात और क्या हो सकते हैं। एक छोटा सा शहर है कोनिया। कोनिया के अंदर यानी उसकी वाहद पहचान आज से पहले जो है वो सिर्फ मौलाना रूम का मज़ार था, लेकिन इस छोटे से शहर के अंदर भी 15 से ज़ायद बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जोन्स मौजूद हैं, जहाँ पे आपको रेंट पे जगह मिल सकती है, बनी बनाई फैक्ट्री मिल सकती है, या आप जगह वहाँ पे बहुत सस्ती जगह ख़रीद के अपनी फैक्ट्री भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो अगर आप आके एक छोटे से कॉटेज यूनिट से लेके, कॉटेज इंडस्ट्री से लेके एक मेगा यूनिट तक कोई भी चीज़ बनाना चाहते हैं, तो तुर्की आपको उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ और जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो सारी फ्राहम करता है। और उसके बाद आपका काम है कि आप एक अच्छा प्लान लेके आएँ। आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त मार्केट की ज़रूरत क्या है, आपको क्या चीज़ बनानी चाहिए और क्या चीज़ आप आसानी के साथ सेल कर सकते हैं। इस हवाले से मैं ये आपको क्लियर करना चाहूँगा कि एज एन फॉरेनर अगर आप कोई भी प्रोडक्शन करते हैं तो आपका मेन टारगेट जो है वो एक्सपोर्ट होना चाहिए। पूरा यूरोप तुर्की से बाय कर रहा है, अमेरिका, इंग्लैंड, अफ्रीका, अरब, हमारे एशियन कंट्रीज़, हर जगह पे मेड इन टर्की बिकता है। आप जो है वो बाल्कन स्टेट्स के अंदर चले जाएँ, वहाँ पे आपकी तुर्की की मार्केट जो है वो मौजूद है।
तो आप जो भी प्रोड्यूस करेंगे उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोड्यूस करें कि हमने इसको एक्सपोर्ट करना है। अगर आप इसको टर्किश लोकल मार्केट के अंदर सेल करना चाहेंगे, वो थोड़ा सा आपके लिए कंपेटिटिव होगा, मुश्किल होगा, क्योंकि आपका जो कंपेटिटर है वो टर्किश है और उसको होम ग्राउंड का एडवांटेज हासिल है। तो इसलिए आप मैन्युफैक्चरिंग में आएँ, अगर आपका माजी का तजर्बा मौजूद है, आप कहीं भी किसी इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, आप उस इंडस्ट्री का हमसे जिक्र करें कि जी हम टेक्सटाइल में हैं, हम फूड में हैं, हम शूज़ मेकिंग के अंदर हैं, हम मेकअप इंडस्ट्री के अंदर मौजूद हैं, कॉस्मेटिक्स के अंदर मौजूद हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि जी ये ब्रांड्स हैं इस वक्त तुर्की के अंदर के जो काम कर रहे हैं और वो बहुत अच्छी प्रोडक्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छा मयार बना रहे हैं। और सबसे मज़े की बात है कि हर कंपनी, छोटी सी छोटी जो कंपनी है, वो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है, क्योंकि उसे पता है कि मैंने ये सारा अपना माल जो है वो यूरोप में भेजना है। तो उनको जो मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं, जो ISO स्टैंडर्ड्स चाहिए होते हैं, वो सारे के सारे प्रोवाइड करने वाले, टेस्टिंग करने वाले, वो सारे के सारे इदारे यहाँ पे मौजूद हैं। और इस हवाले से एक और भी मैं आपको मशवरा देना चाहूँगा कि अगर आप पहले से इंडस्ट्री में मौजूद नहीं हैं, तो आप एक काम ये कर सकते हैं, जो अभी हमारा दूसरा टॉपिक था ट्रेडिंग के हवाले से, कि आप अगेन मैं ये कहूँगा कि तुर्की से किसी भी चीज़ की सोर्सिंग करें, सुई से लेके जहाज़ तक आप किसी चीज़ का क्लाइंट ढूंढें पूरी दुनिया के अंदर, और तुर्की से बाय करें और उसको एक्सपोर्ट कर दें। और इसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें और पहले वो चीज़ खुद ख़रीदें और फिर किसी को एक्सपोर्ट करें, बल्कि आप ये कर सकते हैं कि आप एज आ मिडल मैन काम करें, एज आ ब्रोकर काम करें। यहाँ पे एक टर्किश मैन्युफैक्चरर मौजूद है, यहाँ पे एक उसका बायर मौजूद है, आप दोनों के अंदर राब्ता पैदा करें और दोनों या किसी एक के साथ आप तय कर लें कि मैं आपसे ये परसेंटेज लूँगा, तो आप वो काम कर सकते हैं, बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से भी मैं ये कहूँगा कि अगर आपका पहले से किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग का तजर्बा नहीं है, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि तुर्की में तशरीफ़ लाएं, एक कंपनी रजिस्टर करें और पहले आप ट्रेडिंग स्टार्ट करें, जिस तरह से मैं कह रहा हूँ। और ट्रेडिंग में भी यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप पहला ऑर्डर कोई एक कंटेनर का ही लेके आएँ, आप बहुत छोटी छोटी मिकदार के अंदर, यानी आप टेक्सटाइल में आ जाएँ तो 500 पीस, 1000 पीस, 2000 पीस से आप अपने काम का आगाज़ कर सकते हैं। दुनिया में कहीं भी आपका कॉन्टैक्ट मौजूद है, आपका पोटेंशियल बायर मौजूद है, आप यहाँ पे आएँ, उसे कहें जी मैं आपको तुर्की से कुछ भी चाहिए, मैं आपको सप्लाई कर सकता हूँ। और फिर वो जो, या तो वो आपको कुछ बताए कि ठीक है जी मुझे ये चीज़ चाहिए, आप तुर्की से मुझे प्रोवाइड कर दें, या आप ख़ुद उसको कुछ ऑफ़र्स करें कि भाई मैं तुर्की से आपको टेक्सटाइल बेच सकता हूँ, जूते बेच सकता हूँ, कॉस्मेटिक्स बेच सकता हूँ, कोई मशीनरी बेच सकता हूँ, ये चीज़ें मैं आपको बेच सकता हूँ, आप मुझे बताओ आपको क्या चीज़ चाहिए। तो आप बहुत थोड़े के साथ इस काम का आगाज़ कर सकते हैं। जब आप आगाज़ करें और आपकी एक क्लाइंटेज की एक लाइन बन जाए, तो फिर आप बेशक बैकएंड पे अपना उसमें मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी आ जाएं। तो ट्रेडिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। मेड इन टर्की इस वक्त मार्केट में बिकता है, बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि यूरोप के लिए तुर्की को मिनी चाइना भी कहा जाता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी यहाँ से यूरोप की तरफ नकलो हरकत आसान है, शिपमेंट आसान है, सस्ती है, वक्त कम लगता है। आप 10 से 12 दिन में, 15 दिन में तुर्की से लेके यूरोप के किसी भी मुल्क में अपना सामान भिजवा सकते हैं। और इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि जो टर्किश कंपनीज़ हैं वो भी बहुत सपोर्टिव हैं इस काम के हवाले से, ट्रेडिंग के हवाले से। यानी कोई भी मैन्युफैक्चरर है, जब आप उसको जाके कहेंगे कि जी मैं आपकी चीज़ बेचना चाहता हूँ, तो कौन जालिम है जो उसको ना करेगा। वो हर लिहाज से आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार होगा। और मोस्टली जो बड़ी कंपनीज़ हैं जिनका एक्सपोर्ट के साथ वास्ता होता है, उनके पास इंग्लिश बोलने वाले मैनेजर्स मौजूद होते हैं और आपको लैंग्वेज का भी शुरू में पहले दिन से कोई हर्डल नहीं होती। आप आएँ, सीधा आप कंपनीज़ को सर्च करें जी, आप एक लाइन सेट कर लें कि जी आप किस लाइन के अंदर काम करना चाहते हैं, या बिल्कुल अगर आप ओपन भी हैं तो आप सबसे पहले आपने सोर्सिंग करनी है। आप यहाँ से कंपनीज़ के साथ रब्ता करें। पूरे तुर्की के अंदर जो है वो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं और मुख्तलिफ शहर जो हैं वो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के हवाले से भी मशहूर हैं। मिसाल के तौर पे इस्तांबुल में तो दुनिया की हर चीज़ बनती है। बुरसा जो है वो टेक्सटाइल के हवाले से मशहूर है। पामुक्काले सिटी है इनका, वो टेक्सटाइल के हवाले से मशहूर है। गाज़ियानतेप सिटी जो है वो जहाँ पे आजकल ज़लज़ला भी आया, वो कारपेट्स की इंडस्ट्री के हवाले से मशहूर है। इसी तरह से
एग्रीकल्चर के हवाले से हर शहर की अपनी मुनासबत है, उसकी मशहूरी है। कहीं पे सेब बहुत अच्छा हो रहा है, कहीं पे जैतून बहुत अच्छा हो रहा है, कहीं पे और बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। आपको बताता चलूँ कि तुर्की इस वक्त दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है जो ऑलिव और ऑलिव ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है। तो आप तशरीफ़ लाएँ, अगर आपके पास सोर्सेज हैं, आप दुनिया में घूम फिर सकते हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स मौजूद हैं, तो यहाँ से सोर्सिंग करें। अपनी प्राइवेट लेबलिंग भी आप करवा सकते हैं। तकरीबन हर बड़ी इंडस्ट्री जो है तुर्की की, वो आपको आपका अपना ब्रांड बना के देने के लिए तैयार है। वो ये नहीं कहते कि ठीक है आप हमारा नाम ही बेचें, वो कहते हैं ठीक है आप हमारे साथ बैठ के तय करें, क्वांटिटीज़, प्राइस और ये सारी चीज़ें तय करें। हम आपके ब्रांड के नाम से, जो आपके नाम पे ट्रेडमार्क उसका रजिस्टर हो जाए, उसका पेटेंट आपके नाम पे हो जाए, वो आपको बना के देने के लिए तैयार है। तो ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ट्रेड के हवाले से भी तुर्की में मौजूद हैं। बंदा काम करने वाला होना चाहिए, मेहनत करने वाला होना चाहिए, उसको काम करना आना चाहिए। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ की यहाँ पे कमी नहीं है। तीसरी चीज़ हम आ जाएं सर्विसेज सेक्टर के हवाले से। तो एज एन फॉरेनर आपके पास तुर्की में सर्विसेज सेक्टर के अंदर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। मैं आपको बताऊं कि तुर्की 2019 में छठी बड़ी या पांचवीं बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन थी, और सिर्फ एक साल में 2019 में 52 मिलियन लोगों ने तुर्की को विज़िट किया। टूरिज़्म सर्विसेज सेक्टर है, हेल्थ टूरिज़्म सर्विसेज सेक्टर है, एजुकेशनल कंसल्टेंसी जो है वो सर्विसेज के अंदर आती है। उसके बाद आपकी टीचिंग है या एकेडमीज़ हैं या एजुकेशन है, वो आपकी सर्विसेज के अंदर आती है। किसी भी तरह की कंसल्टेंसी है, रियल एस्टेट की कंसल्टेंसी है, ठीक है, ये सारी की सारी कंसल्टेंसी से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, ये आप तुर्की से बहुत अच्छे अंदाज में पूरी दुनिया को बेच सकते हैं। एक बुनियादी रूल ये समझने वाला है कि कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी सर्विसेज, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो आप तुर्की में रहते हुए लोकल जो टर्किश आम आदमी है उसके लिए लेके आएंगे, तो आपका कंपटीशन ज़रा टफ हो जाएगा, क्योंकि आपके जो मुकाबल बैठा होगा वो लोकल टर्किश होगा, और आपको उसको compete करना, उसके मुकाबल सर्विसेज और प्राइस और वो सारी चीज़ें देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आप तुर्की में आके कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा काम करें कि जो आप दूसरी दुनिया के साथ करें, तो वहाँ आपको टर्किश लोगों के ऊपर एक एज एक्स्ट्रा मिलेगा कि आपको टर्किश लैंग्वेज आती है, आपके पहले से कॉन्टैक्ट्स मौजूद हैं जिनको आप यूटिलाइज़ करके तुर्की में कोई ना कोई काम कर सकते हैं। तो सर्विसेज सेक्टर में आ जाएं तो अगेन मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप कर सकते हैं। यानी यही $3-4 जो मैं कह रहा हूँ कि वो आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन और पहले साल के कंपनी के एक्सपेंसेस और कोई $1000-2000 आपकी अपनी उसके मुताबिक रहन सहन के हवाले से आपके पास अपने अखराजात के लिए मौजूद होने चाहिए। तो फिर आके आप सर्विसेज सेक्टर से आगाज़ कर लें, टूरिज़्म का काम करें, किसी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप आते हैं, आप ग्रुप टूर्स लेके आएँ, आप फैमिलीज़ को टूर्स के पैकेजेस बना के दें। इसी तरह से आप जो है हेल्थ टूरिज़्म के ऊपर काम करें। इस वक्त सिर्फ एक साल में तुर्की जो है वो पूरी दुनिया से $2 बिलियन जो है वो सालाना सिर्फ हेल्थ टूरिज़्म से कमाता है। ये पुरानी फिगर से ये भी इसमें भी इजाफा हो चुका हो। हेयर ट्रांसप्लांटेशन है, प्लास्टिक सर्जरी है, डेंटल सर्जरी है, आपकी ये जो और इस तरह की अब तो मज़ीद उसमें कैंसर में और ऑर्गन्स की ट्रांसप्लांटेशन के अंदर भी तुर्की ने अपना नाम बनाना शुरू कर दिया। तो इन सारी सर्विसेज के अंदर यानी कोई आपको अपना सेटअप बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो पहले से सेटअप्स मौजूद हैं उनके साथ आप डील करें, उन्हें कहें जी हम आपकी सर्विसेज सेल करेंगे। आप पूरी दुनिया में मार्केटिंग करें अपने वसाइल से, अपने ताल्लुकात से, और क्लाइंट लेके आएँ और आप अपना उसमें से शेयर जो है वो ले लें। अभी मैंने आपके साथ तुर्की में आने के हवाले से जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, चाहे वो रियल एस्टेट के हवाले से हैं या चाहे वो बिज़नेस के हवाले से हैं, वो सारी की सारी मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं। अब आपने ये फ़ैसला करना है कि इनमें से कौन सी लाइन जो है वो आप लेंगे और ज़्यादा बेहतर तरीके से बहुत आसानी के साथ आप तुर्की में आ सकते हैं और यहाँ पे सेटल हो सकते हैं। कुछ थोड़ा सा मैं यहाँ के कल्चर के हवाले से आपको बता दूँ कि तुर्की में रहना बहुत आसान है, बहुत अच्छा है, बहुत आज़ादी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा है,
तमाम बुनियादी सहूलियात यहाँ पे मौजूद हैं, बेहतरीन तालीमी इदारे हैं, बेहतरीन हॉस्पिटल्स हैं, बेहतरीन ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, साफ़ सुथरे पार्क्स हैं, साफ़ सुथरी गलियाँ हैं, और यानी एक बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी आबो हवा है कि जहाँ पे आप रह सकते हैं। आप अगर फ़ूड की बात करें तो बहुत अच्छा और साफ़ सुथरा और खालिस फ़ूड आपको मुयस्सर होता है, और सिक्योर है, और सिक्योरिटी है। यानी आप रात 2 बजे भी कहीं अकेले जाएं तो आपको किसी चीज़ का कोई खौफ नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर आप अपने मुल्क से निकलने का फ़ैसला कर रहे हैं और कहीं हिजरत करना चाहते हैं अपने बेहतर मयार ज़िंदगी के लिए और बेहतर ज़राए माश के लिए, तो मेरे ख़्याल से 2-3 ऑप्शंस जो बनती हैं, या तो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूके है, यूएसए है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, और ये सारे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जिनको हम कहते हैं। लेकिन वहाँ पे हमें अगेन जो है वो वीज़े के मसले होते हैं, आसानी के साथ वीज़ा नहीं मिलता और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है वहाँ पे अप्रोच करने के लिए। फिर हमारे पास दूसरी ऑप्शन जो है वो गल्फ़ कंट्रीज़ आ जाते हैं। गल्फ़ कंट्रीज़ में जॉब के हवाले से तो अगर आपको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएँ तो वो अच्छा है, लेकिन वहाँ बिज़नेस करना थोड़ा सा मुश्किल है। और फिर उसमें वहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि आप वहाँ जितना मर्ज़ी अरसा गुजार लें, 10 साल गुजार लें, 20 साल गुजार लें, तो आप वहाँ की शहरियत हासिल नहीं कर सकते। एट द एंड फिर आप वहाँ के लिए एक फॉरेनर ही रहते हैं। तो इन सारी कंपैरिजन के अंदर तुर्की एक वाहद अपॉर्चुनिटी है कि जो आपको खुले दिल के साथ ओन भी करता है, यहाँ पे सेटल होने की और यहाँ पे बिज़नेस करने की चीज़ें भी आसान हैं, और कल्चर भी बहुत ज़्यादा हमारे साथ मिलता है। और फिर यह है कि अगर आप यहाँ पे कुछ अर्सा लीगल गुजारते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, तो आप यहाँ की सिटीज़नशिप भी हासिल कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए अगर आपको हमारी सर्विसेज की ज़रूरत हो, जैसे हमारी कंपनी है पाक तुर्क इंटरनेशनल, वो हम 4 सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हम रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, हम कंसल्टेंसी कर रहे हैं, हम टूरिज़म में काम कर रहे हैं, और हम ट्रेड कर रहे हैं। तो इन चारों सर्विसेज के हवाले से अगर हमारी कुछ खिदमात आपको चाहिए तो हम भी हाज़िर हैं। नंबर मौजूद होगा, आप रब्ता कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम भी यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत सारी दुआओं के साथ बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर व अहसन अल जज़ा।